आज हम बात कर रहे हैं टॉम हैंक्स की मूवी फिंच की। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसे देखकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जिसमें दिखाया जाता है कि धरती पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर है। सूर्य की तेज रोशनी की वजह से 10 साल पहले पृथ्वी की ओजोन लेयर डैमेज हो चुकी है और धरती का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है। इसकी वजह से लगभग पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और कुछ लोग ही धरती पर बचे हैं। यूवी रेडिएशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है जिसमें जिंदा रहना नामुमकिन है और बदलता मौसम भी जानलेवा हो गया है। इस बीच एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम फिंच होता है। फिंच उन गिने चुने व्यक्तियों में से है जो किसी तरह से खुद को जिंदा रख पाने में कामयाब रहा है। फिंच एक रोबोटिक्स इंजीनियर है और खुद के बनाए एक सूट की मदद से गर्मी और रेडिएशन से बचता रहा है। रोज के दिनों की तरह से फिंच अपने रोबोट ड्यूई के साथ कुछ नई चीजों और खाने के सामान को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। वो एक दुकान में घुसता है जहां वो पाता है कि रेडिएशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। फिर भी वो अपने रोबोट की मदद से जरूरी चीजें इकट्ठा करता रहता है। यहाँ पर उसे कुत्तों के खाने का सामान मिलता है। वहां से निकलते वक्त फिंच दीवार पर एक निशान बना देता है ताकि उसे पता चल सके कि वो यहाँ पहले आ चुका है। अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि फिंच एक नए इलाके की तरफ जाता है जहां सिर्फ इमारतें हैं और वो रेत के ढेर में दबी हुई हैं। रेडिएशन और धूल भरी आंधियों की वजह से यहाँ जीवन का नामो निशान नहीं है। जो लोग जिंदा बचने में कामयाब हुए थे वो शहर छोड़कर जा चुके थे। अचानक ही फिंच के हाथ में बंधी हुई डिवाइस ये अलार्म देती है कि एक बहुत ही बड़ा तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। फिंच अपना ट्रक स्टार्ट करता है और तेज रफ्तार में वहां से निकलने की कोशिश करता है। आखिरकार किसी तरह से फिंच इस खतरनाक तूफान से खुद को बचाने में कामयाब रहता है। फिंच ने खुद को एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में सुरक्षित रखा हुआ था। ये वो लेबोरेटरी है जहां फिंच पहले काम करता था। रेडिएशन और हीट की वजह से सभी ये जगह छोड़कर चले गए थे, लेकिन फिंच ने यहीं रहना पसंद किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि फिंच को टीबी की बीमारी है और वो धीरे धीरे मर रहा है। फिंच अकेला जिंदा व्यक्ति नहीं था। उसके इस बड़े से लेबोरेटरी हाउस में उसका कुत्ता गुडियर भी साथ में रहता है। अपने कुत्ते गुडियर को प्यार करने के बाद फिंच उसे खाने के लिए वही सामान देता है जो उसे बाहर स्टोर में मिला था, जबकि खुद के पास खाने का कोई सामान नहीं होने की वजह से फिंच को एक ड्रिंक के सहारे काम चलाना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फिंच एक प्रोग्राम तैयार करता है जिसमें ये सॉफ्टवेयर डालता है कि कुत्ते की देखभाल कैसे करें, घर के सामान को कैसे रखें, खुद को सुरक्षित कैसे रखें, एटसेट्रा। दरअसल फिंच एक हाई क्वालिटी रोबोट तैयार कर रहा था जो एआई की मदद से काम करेगा और उसकी मौत के बाद उसके कुत्ते गुडियर की देखभाल करेगा। फिंच रेडिएशन के ऊपर लगातार किताबें पढ़ता रहता है ताकि वो इस पर बेहतर काम कर सके। वो नए रोबोट को तैयार करने के लिए अपने पुराने रोबोट ड्यूई की आंखें निकाल देता है और उसे नए रोबोट में फिट कर देता है। रोबोट को शुरू करने के बाद फिंच रोबोट की मेमोरी में वो डेटा ट्रांसफर करना शुरू करता है जो उसने केयर करने के लिए तैयार किया था। लगातार कई असफल प्रयोगों के बाद आखिरकार ये रोबोट अपना सिर हिलाकर फिंच से बात करता है। इससे ये पता चलता है कि इस बार फिंच कामयाब हो चुका है और ये रोबोट उसकी बात को समझकर उसका रिप्लाई कर रहा है। फिंच इससे काफी खुश होता है और गुडियर को प्यार से पुचकारता है और उससे कहता है कि उसे जल्दी ही एक नया दोस्त मिलने वाला है। फिंच रोबोट से कुछ सवाल पूछता है। रोबोट कहता है कि उसे कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि फिंच के ना रहने पर वो कुत्ते का सबसे ज्यादा ख्याल रखेगा। इन सब के बीच लाइट अचानक चली जाती है। इसे ठीक करने के लिए फिंच छत पर जाता है और विंड टरबाइन को ठीक करता है जिससे लाइट फिर से आ जाती है। फिर से रोबोट से बात करने पर आखिरकार वो उसका नाम ढूंढ लेते हैं और इस नए रोबोट का नाम होता है जेफ। इन सब के बीच फिंच को ये पता चलता है कि एक बड़ा तूफान उनकी तरफ आ रहा है। फिंच जेफ को वेदर सेंटर से कनेक्ट करता है ताकि जेफ आने वाले मौसम की जानकारी दे सके। जेफ बताता है कि 4 अलग अलग तूफान अगले 24 घंटे में इस जगह पर पहुंच जाएंगे और फिंच इन तूफानों से खुद को बचा नहीं पाएगा। जेफ बताता है कि ये तूफान जल्दी खत्म नहीं होंगे बल्कि ये 40 दिनों तक बने रहेंगे। ये सुनने के बाद फिंच ये डिसीजन लेता है कि उसे इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए और वो ये भी तय करता है कि उसकी अगली लोकेशन सैन फ्रांसिस्को होगी। इसके बाद फिंच रोबोट के शरीर को आकार देने में जुट जाता है। फिंच रोबोट में सॉफ्टवेयर का ट्रांसफर रेट बढ़ा देता है और उसे सिखाता है कि चलना कैसे है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद जेफ खुद से चलने लगता है।
एक तरफ फिंच अपनी सफलता से खुश हो रहा है, वहीं गुडईयर को घर में नया मेहमान जरा सा भी पसंद नहीं आता है और वो उस पर लगातार भौंकता रहता है। तूफान को नजदीक आता देख फिंच जरूरी सामान को पैक कर लेता है और जेफ को भी कंप्यूटर से अलग कर देता है, जबकि उसमें सिर्फ 72% ही डाटा ट्रांसफर हुआ रहता है। इसकी वजह से जेफ पूरी तरह से तैयार नहीं होता और ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई बच्चा करता है। फिंच ड्यूई से कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन फिंच ये भूल जाता है कि ड्यूई की आंखें तो उसने निकाल ली हैं। इसके बाद फिंच एक सीसीटीवी कैमरे को खोलकर उसका कैमरा ड्यूई की आंख में फिट कर देता है। फिंच, जेफ, ड्यूई और गुडईयर एक ट्रक में बैठते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं। इन सब के बीच एक बच्चे की तरह उत्सुक जेफ हर वो चीज सीखने को उत्सुक रहता है जो फिंच करता है। आखिरकार फिंच अपनी टीम के साथ तूफान से बचकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। वो एक ऐसी जगह पर रुकते हैं जो तूफान की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिंच अपना रेडिएशन सूट पहनता है और जेफ को भी अपने साथ लेकर ट्रक के नीचे उतरता है। वो जेफ को ये जरूरी बातें बताता है जो इस माहौल में खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। इस बीच वो कुछ मस्ती भी करते हैं। फिंच जेफ को ये दिखाता है कि कैसे इस भीषण गर्मी में बाहर पड़ी एक स्टील की गर्म प्लेट पर पॉपकॉर्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये मस्ती ज्यादा देर तक नहीं चलती है। फिंच देखता है कि तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो वहां से तेजी से निकलते हैं ताकि तूफान से बच सकें, लेकिन तूफान की स्पीड उनकी स्पीड से कहीं ज्यादा होती है। फिंच ट्रक को रोककर नीचे उतर जाता है और जेफ को कहता है कि वो ट्रक को स्टील की तार से बांधने में उसकी मदद करें। अपनी बीमारी की वजह से फिंच थक जाता है और ट्रक को तार से बांध नहीं पाता है। फिंच को गाड़ी के भीतर भेजकर जेफ ये जिम्मा खुद उठा लेता है और सफलतापूर्वक ट्रक को स्टील की तारों से बांध देता है। इसके बाद भयानक तूफान इनकी गाड़ी से टकराता है और स्टील के मोटे तार एक एक करके टूटने लगते हैं। हालांकि अंतिम केबल टूटने से पहले ही तूफान आगे बढ़ जाता है और किस्मत से फिंच और उसकी टीम की जान बच जाती है। फिंच जेफ के काम की तारीफ करता है, लेकिन जब वो अपने ट्रक को चेक करता है तो देखता है कि गाड़ी का एक टायर फट चुका है। फिंच के पास एक्स्ट्रा टायर तो होता है, लेकिन टायर चेंज करने के लिए उसके पास हाइड्रोलिक जैक नहीं होता। हालांकि रोबोट जेफ इस परेशानी को समझ जाता है और अपनी रोबोटिक पावर का इस्तेमाल करते हुए ट्रक को ऊपर उठा देता है और फिंच से कहता है कि अब वो टायर चेंज कर सकता है। अगली सुबह जब फिंच सोकर उठता है तो वो गुडईयर से बात करता है और उससे कहता है कि जेफ उसकी भाषा सीखने की कोशिश कर रहा है। वो गुडईयर से कहता है कि जेफ को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो उसका अच्छा दोस्त बनेगा। आगे बढ़ते हुए वो साइन बोर्ड पर देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को अभी भी लगभग 1552 मील दूर है। चलती गाड़ी में जेफ फिंच से कहता है कि वो अपने जीवन की कहानी बताए। फिंच ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन वो जेफ को कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे उसने एक कठिन समस्या का समाधान किया था, लेकिन उसने इस सफलता का श्रेय पूरी टीम को दिया और इस तरह से उनके विश्वास को हासिल करने में कामयाब रहा। इन सब के बीच फिंच की तबीयत लगातार खराब होती रहती है। फिंच ट्रक को एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकता है और खून की उल्टियां करता है। वो ये समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। फिंच गुडईयर को रेस्टोरेंट के भीतर लाता है और उसके साथ खेलने लगता है। इसी दौरान जेफ ट्रक में बैठ जाता है और उसे चलाने की कोशिश करता है। जेफ हैंड ब्रेक को रिलीज कर देता है और ट्रक आगे जाकर एक कार को टक्कर मार देती है। जेफ फिंच से ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई बच्चा गलती करने पर करता है। जेफ फिर से ट्रक को चलाता है और इस बार वो ट्रक को रिवर्स कर उसी जगह पर लाने की कोशिश करता है। डरा हुआ फिंच जेफ के सामने अपने हाथों को सूरज की रोशनी में बाहर निकालता है और अपने जलते हुए हाथ दिखाते हुए जेफ से कहता है कि उसके साथ क्या होगा अगर वो सूरज की रोशनी के संपर्क में आया। फिंच जेफ पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि उसका काम सिर्फ ये है कि वो गुडईयर की देखभाल करे। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद फिंच ये तय करता है कि उसे जेफ को ट्रक चलाना सिखाना चाहिए। शुरू में जेफ ट्रक पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन बहुत ही जल्द वो इसे चलाना सीख लेता है और स्मूथ तरीके से ट्रक चलाने लगता है। फिंच को इससे खुशी होती है, लेकिन गुडईयर का गुस्सा अभी भी बरकरार रहता है। रात में वो एक जगह रुक जाते हैं और यहाँ पर रात के अंधेरे में आसमान में खूबसूरत लाइट्स दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती को बचाने वाली ओजोन लेयर अब खत्म हो चुकी है। जेफ फिंच को यह सजेस्ट करता है कि वो रात में ड्राइव करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और इससे फिंच को खतरनाक सन रेज का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिंच जेफ को यह बताता है कि अपने खाने की तलाश में खतरनाक लोग रात को ही बाहर निकलते हैं और वो हम सभी के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं।
अगली सुबह फिंच को फिर से खून की उल्टियां होती हैं और उसे बुखार भी हो जाता है। जेफ फिंच का ख्याल रखता है और कहता है कि उसे डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। वो अपना सफर जारी रखते हैं और जब एक बड़े वीरान शहर में पहुंचते हैं तो जेफ दूसरे रोबोट डुई को लेकर खाने पीने का सामान खोजने के लिए एक बिल्डिंग में घुस जाता है। ये एक अस्पताल की बिल्डिंग होती है जिसे देखने से ये लगता है इसे पहले ही लूट लिया गया है, लेकिन जेफ को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है और वो भीतर घुस जाता है। ट्रक में फिंच की नींद खुलती है और वो देखता है कि दोनों ही रोबोट गाड़ी में नहीं हैं। फिंच समझ जाता है कि दोनों किसी मुसीबत में पड़ेंगे। फिंच बहुत कमजोर और बीमार होता है, फिर भी वो अपना सूट पहनता है और दोनों रोबोट्स को खोजने के लिए बिल्डिंग में घुसता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे वॉच कर रहा है और छिपकर उसे देख रहा है। बिल्डिंग के भीतर जेफ को खाने का कुछ सामान मिलता है और उसे एक जैकेट भी मिलता है जिसे वो पहन लेता है। दूसरी तरफ ड्यूई को भी खाने के कुछ पैकेट्स मिलते हैं, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है। ये एक जाल होता है जिसमें ड्यूई फंस जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिंच उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचता है और ड्यूई से माफी मांगते हुए उसका पावर ऑफ कर देता है। थोड़ी देर में फिंच जेफ को भी खोज लेता है। वो कहता है कि यह स्थान सुरक्षित नहीं है और उन्हें तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा। दोनों भागते हुए बिल्डिंग से बाहर आते हैं, लेकिन फिंच अपने पैरों पर अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इस बीच एक दूसरी गाड़ी की लाइट जलती है और वो उनका पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद फिंच गाड़ी जेफ को चलाने के लिए दे देता है और कहता है कि अब आगे से कोई भी गलती नहीं करना। वे नोटिस कर लेते हैं कि एक कार उनका पीछा कर रही है। फिंच अपनी गाड़ी के हेडलाइट को ऑफ कर देता है क्योंकि जेफ रात के अंधेरे में भी देख सकता था। इसके बाद भी दूसरी कार उनका पीछा करती रहती है। फिंच जेफ को कहता है कि वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा दे। अचानक ही फिंच गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा देता है और ट्रक को एक ब्रिज के नीचे छिपाने को कहता है। जेफ कहता है कि ब्रिज की हाइट कम है और ट्रक की ऊंचाई अधिक है। फिंच जेफ की बात नहीं मानता है और इससे ट्रक ब्रिज की छत से टकरा जाती है। इस टक्कर की वजह से ट्रक की छत पर लगा सोलर पैनल टूट जाता है और ट्रक अभी भी बाहर ही फंसी रहती है। जेफ अपनी रोबोटिक पावर का यूज करता है और ट्रक को ब्रिज के नीचे घुसा देता है। इनका पीछा करने वाली कार वहां आती है, रुकती है, लेकिन उन्हें ट्रक दिखाई नहीं देता तो वो वहां से आगे निकल जाते हैं। फिंच को जब यकीन हो जाता है कि लुटेरे वहां से चले गए हैं तो वो ट्रक के बाहर आता है और देखता है कि ट्रक के सभी सोलर पैनल डैमेज हो गए हैं। फिंच अपनी गलती के लिए जेफ से माफी मांगता है और ये भी कहता है कि वो सोलर पैनल की मरम्मत नहीं कर सकता है। जेफ कहता है कि वो किसी भी हाल में फिंच को सैन फ्रांसिस्को पहुंचाएगा। गुस्से में लाल फिंच चिल्लाने लगता है और जेफ को चुप रहने के लिए कहता है। फिंच ट्रक में वापस चला जाता है जबकि जेफ बाहर ही खड़ा बारिश में भीगता रहता है। थोड़ी देर बाद जेफ भी ट्रक में आता है और फिंच से कहता है कि वो सैन फ्रांसिस्को पहुंच सकते हैं। इस दौरान फिंच जेफ को एक और कहानी सुनाता है और ये बताता है कि क्यों वो दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं करता है। फिंच बताता है कि उसे गुडियर कैसे मिला। गुडियर एक स्कूल के बैग के भीतर मिला था और उसी वक्त फिंच ने उससे यह प्रॉमिस किया था कि वो उसकी देखभाल करेगा। फिंच जेफ को यह बताता है कि भूख किसी भी अच्छे इंसान को कातिल बना सकती है, लेकिन फिंच इसी भूख के कारण एक डरपोक बन गया था। फिंच बताता है कि उसके सामने कुछ लोगों ने खाने के सामान के लिए एक औरत और उसकी बेटी को गोली मार दी थी और वो वहीं छिपा रहा। अगली सुबह वो फिर से अपना सफर तय करते हैं। इस दौरान एक और साइन बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें सैन फ्रांसिस्को की दूरी अब सिर्फ 480 मील रह गई है। जेफ गाड़ी चलाता रहता है जबकि कमजोर फिंच आराम करता रहता है। अचानक जेफ ये देखता है कि ट्रक के सामने बटरफ्लाईज आ गई हैं। वो गाड़ी रोकता है और फिंच को उठाता है। फिंच अपना हाथ बाहर सूरज की रोशनी में निकालता है और देखता है कि सनलाइट से उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। वो ये पाता है कि इस जगह पर रेडिएशन का असर नहीं है और वो यहाँ सुरक्षित हैं। फिंच यहाँ पर एक पौधा देखता है और साथ में बटरफ्लाई भी, जिससे वो खुशी से हंसने लगता है। यहाँ से वो अपना सफर जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद फिंच अपना फेवरेट सूट पहनता है और ये डिसाइड करता है कि वो खुले आसमान के नीचे पार्टी मनाएंगे, जो उन्होंने पिछले 10 साल में एक बार भी नहीं मनाया। साथ में फिंच जेफ को कुछ और कहानियां सुनाता है और ये कहता है कि जेफ इन कहानियों का हिस्सा बन सकता है। कहानियां सुनकर जेफ एक्साइटेड हो जाता है और फिंच से कहता है कि वो अभी चलना शुरू करें तो गोल्डन गेट पर अगले 18 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन फिंच कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा।
फिंच जेफ से कहता है कि वो उससे प्रॉमिस करे कि उसके मरने के बाद गुडियर का ध्यान रखेगा। फिंच जेफ को उसके साथ खेलने के लिए कहता है। फिंच ये बताता है कि वो पहली कड़ी है जिससे गुडियर के साथ दोस्ती की शुरुआत कर सकेगा। कई बार कोशिश करने के बाद भी जेफ गुडियर से बॉल वापस नहीं ले पाता है और हर बार गुडियर फिंच को ही बॉल वापस ला कर देता है। अचानक ही फिंच को खांसी आनी शुरू हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जो उसके सूट पर भी लग जाता है। जेफ कहता है कि वो कुछ मदद कर सकता है। फिंच जवाब देते हुए कहता है कि तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। फिंच अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जेफ से हैंडशेक करता है। इसके बाद दोनों गले मिलते हैं। फिंच उदास होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेफ भी उदास होता है और उसके भीतर भी इमोशंस होते हैं। जेफ फिंच से कहता है कि उसे आराम करना चाहिए। गुडियर फिंच के साथ ही उसके बेड पर चला जाता है और जेफ बाहर रखे सामान को पैक करना शुरू करता है। फिंच आखिरी बार अपने प्यारे कुत्ते गुडईयर की पीठ को प्यार से सहलाता है और मौत की नींद सो जाता है। जेफ फिंच का अंतिम संस्कार करता है और अगली सुबह जेफ वही काम शुरू करता है जो फिंच हर रोज किया करता था। जेफ सबसे पहले कुत्ते को खाना खिलाता है और फिर उसके साथ खेलना शुरू करता है। जेफ के साथ गुडईयर खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है और गुडईयर तथा जेफ आपस में दोस्त बन जाते हैं। आखिरकार जेफ गुडईयर के साथ गोल्डन गेट पहुंचता है और फिंच की याद में वहां एक मेमोरियल बनाता है। जेफ देखता है कि यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने अपने उन प्यारे लोगों की याद में संदेश लिख रखा है जिनका कुछ पता नहीं है और उसके परिवार के लोग अभी भी उन्हें खोज रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अभी भी दुनिया में इंसान बचे हुए हैं और यहाँ अब भी जीवन की संभावना है और सभी को एक साथ लाकर फिर से दुनिया बसाई जा सकती है। अंत में जेफ खुद के द्वारा बनाई गई उस ड्राइंग को गोल्डन गेट पर चिपका देता है जिसमें जेफ, फिंच और गुडईयर साथ में होते हैं और फिर दोनों एक नई जगह की तलाश में आगे निकल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।